नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमित झा। बिहार में तेजी से गिरते तापमान ने सभी का जीना मुहाल कर दिया है। गया में तो पारा 6 डिग्री तक लुढ़क चुका है। आम से लेकर खास सब परेशान हैं, तो मंदिर में स्थापित भगवान को भी स्वेटर और ऊनी कपड़े पहनाए जा रहे हैं। उत्तर भारत में बढ़ते ठंड और मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव से सब परेशान हैं। क्या आम और क्या खास, लुढ़कते पारे ने सभी का जीना मुहाल कर दिया है। बिहार के कई शहरों के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। गया जिले में भी ठंड ने नवंबर महीने में ही पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पारा 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। यह है गया के जीबी रोड स्थित गोरैया मठ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। लेकिन मठ प्रबंधन की ओर से भगवान को गर्म और ऊनी कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ताकि आम जन की तरह भगवान को भी ठंड से बचाया जा सके। जब सर्दी का समय होता है तो हम लोग का जैसे ठंडी महसूस होता है, ऐसा ही भगवान को भी ठंडी महसूस होता है। इस भाव से हम लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को शाल, कंबल, स्वेटर, टोपी, जराब ये सब पहनाते हैं। गर्म चीज भोग लगा जाएगा सर्दी के समय। हर साल ठंड के मौसम में इस मठ में ऐसे ही गर्म कपड़े भगवान को पहनाए जाते हैं, तो वहीं गर्म प्रसाद की भी व्यवस्था की जाती है। ऊनी स्वेटर, टोपी और कंबल पहने भगवान का रूप ठंड के मौसम में और भी मनमोहक नजर आ रहा है। गया से न्यूज़ 18 के लिए अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। एक तरफ बढ़ते ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो राजधानी पटना में एयर पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, जिसने मॉर्निंग वॉक करने वालों की भी परेशानियां बढ़ा दी हैं। ठंड और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी पटना में एयर पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर 322 तक जा पहुंचा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते सुबह टहलने के साथ ही आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। प्रदूषित हवा के चलते आंखों में जलन और सांस लेने की समस्या भी होने लगती है। और खास करके अभी कोरोना का जो स्थिति चल रहा है पूरे देश में, तो परेशानी तो बढ़ ही गई है। सांस लेने में दिक्कत है। मॉर्निंग वॉक करने आप निकलिए थोड़ा अपना इम्यूनिटी पावर दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जो जनरल फीलिंग होता है जब पोल्यूशन कम होता है, उससे बुरा स्थिति है अभी। एक तो सबसे सरप्राइजिंगली बात है कि ये एरिया जो कि काफी ग्रीनरी है, यहाँ ये स्थिति है, तो और शहर की क्या स्थिति होगी, इस पर तो खैर ध्यान देने का। दरअसल जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मापदंडों से अधिक हो जाते हैं, तो वायु प्रदूषित होता है और फिर हवा की क्वालिटी प्रदूषण के पैमाने के तहत बिगड़ने लगती है। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 0 से 50 के बीच बेहतर और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर। यानी पटना में एयर क्वालिटी फिलहाल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ दिनों तक यदि AQI के स्तर में सुधार नहीं हुआ, तो आम लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात खूंटी के एक ऐसे किसान की जो नक्सल प्रभावित इलाके में रहने के बावजूद लेमन ग्रास की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहा है। खूंटी जिला का मुरहू प्रखंड जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, यहाँ पर विकास और उद्यम की बात ही बेमानी है। लेकिन कहते हैं ना, यदि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर कोई काम असंभव नहीं होता। इसी इलाके के कोजाडोंग गांव के रहने वाले ये हैं चाड़ा पाहन, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। खुद अभाव में जीने के बावजूद इस किसान ने लेमन ग्रास की खेती की और उससे तेल की पिराई कर रहे हैं, जिसे बाजार तक भेजने की योजना है। इसलिए सर हम लगाए हैं सर, 3.5 एकड़ में हम लगाए हैं। उसको अभी तो काटने लायक हो गया, अभी तो काट रहे हैं सर। उसको लेमन ग्रास इसमें हम चढ़े हैं, बना रहे हैं, तेल निकल रहे हैं सर।
कितना तेल निकाले अभी तक? अभी तक तो 12 लीटर हम निकाले हैं सर। बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं? नहीं बेचे हैं सर। नहीं बेचे हैं। जी। क्यों नहीं बेचे हैं? हम बेचेंगे, हम थोड़ा मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे तो मैंने पैसा नहीं आएगा सर, थोड़ा खर्चा हो जाएगा। चाड़ा पाहन ने करीब 3 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती की है और अपने घर के ठीक सामने एक छोटा सा देसी स्टाइल वाला एक प्लांट बिठाया है, जिसके जरिए लेमन ग्रास की पेराई कर उससे तेल निकालते हैं। शुरुआत भले ही धीमी हो, लेकिन इनकी दिलचस्पी के चलते प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खुद इनके घर मिलने कभी आए थे और सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया था। चाड़ा पाहन की पहल से प्रेरित होकर आसपास के कई किसान भी लेमन ग्रास की खेती करने की सोच रहे हैं, जो इलाके के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बात करते हैं गोड्डा में असहाय बुजुर्गों के लिए बनाए गए ओल्ड एज होम की, जो बनकर तो तैयार है लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते महीनों से चालू नहीं हो सका है। दलील कोविड का दिया जा रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता इसे जल्द शुरू कराने का आश्वासन दे रहे हैं। गोड्डा जिले में साल 2018 में असहाय और बुजुर्गों के लिए प्रशासन की ओर से एक ओल्ड एज होम खोले जाने की स्वीकृति दी गई थी। लाखों की लागत से 88 बेड वाला ओल्ड एज होम पिछले साल बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन सरकार और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यूं ही बेकार पड़ा हुआ है। उद्घाटन की बाट जो रहा है, वहीं इस बाबत पूछे जाने पर जिला प्रशासन कोविड के नियमों का हवाला दे रहा है, तो सत्ताधारी आएगा और बेसहारा असहाय वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिल पाएगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड सरकार आदिवासियों के हितों की बात करती है, उनकी बेहतरी के दावे किए जाते हैं, लेकिन घाटशिला के सबर आदिवासियों की बस्ती में शिक्षा की जैसी व्यवस्था है, वो सिस्टम को मुंह चढ़ा रही है। यह है घाटशिला के डुमरिया प्रखंड का सबसे बीहड़ और पहाड़ी गांव दामदी डाही। इस गांव की ज्यादातर आबादी सबर आदिवासी की है और ये है इस गांव का सरकारी स्कूल, जिसे हाल ही में तोड़ा गया है नए भवन के निर्माण के लिए। लेकिन अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। टीन के शेड में 2-3 बेंच लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो जान लीजिए ये है बच्चों के नए स्कूल की व्यवस्था, जहां किस हालत में पढ़ाई होती होगी आप समझ सकते हैं। वैसे कोरोना काल में फिलहाल बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। स्कूल छागा परसेंट 40-50 वैक्यूम छागा तो स्कूलटा तो भांगी करे तो कबे बनवा कबे नाई, तो एखन तो बंदी होइछे, कबे स्टार्ट होइछे कबे नाई। स्कूल के लॉकडाउन के पहले ये विद्यालय को तोड़ा गया है, जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग। और इसमें ऐसा छोटा सा चादरा बनाया गया है, इसमें चादरा में 2-3 ठो बेंच जो लगाया है, उसमें ही बच्चा पढ़ना बैठ के। और सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को देखा जाए, यहाँ पे जंगल सामने, पहाड़ इलाका एकदम दुर्गम पहाड़ है, अभी सामने है इसको। और यहाँ पे जो 4 दीवार बनाया गया है वो लकड़ी के सहारे ही बनाया गया है। तो ये हाल है आदिवासी बच्चों की शिक्षा का। स्कूल परिसर जंगली इलाके में पड़ता है, यहाँ सुरक्षा की बेहद दरकार है, लेकिन उस पर विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा ग्रामीणों ने खुद लकड़ी इकट्ठा कर स्कूल की घेराबंदी की है। ग्रामीणों ने सरकार से कई बार गुहार लगाई है ताकि जल्द स्कूल को भवन नसीब हो। वैसे इलाके में सड़क, बिजली की व्यवस्था भी ना के बराबर है, जिसकी मांग आज भी अनसुनी है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। राजस्थान के सीकर में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी कर ली। 6 दिन बाद वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। आग की तस्वीर इतनी भयावह है कि आपकी चीख निकल जाए, दिमाग सुन्न हो जाए, कमजोर दिल वाले होश खो बैठे। ये तस्वीर सीकर शहर की है और ये वारदात 20 नवंबर को, जिस महिला ने खुद को आग लगाई, 2 दिन बाद 22 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वीडियो अब सामने आया है, लिहाजा अब इस वारदात की चर्चा पूरे मरुधरा में हो रही है। आपको बता दें, सीकर के पिंक हाउस गली में मनीषा नाम की इस महिला ने ससुराल वालों के रवैये से गुस्से में आकर खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि
मनीषा की शादी 2012 में अनिल नाम के शख्स के साथ हुई थी। शादी के बाद से अनिल और उसके घरवाले मनीषा को प्रताड़ित कर रहे थे। 2 बच्चे होने के बाद भी मनीषा को प्रताड़ित करने का सिलसिला थमा नहीं। अब जब 20 नवंबर को पानी सिर के ऊपर से बह गया तो मनीषा ने गुस्से में आकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। मनीषा के मायके वालों ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूं तो खेती बाड़ी के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ करते हैं, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में एक किसान ने तेल पिराई के लिए एक शख्स ने बाइक की जुगाड़ बनाई है। यहां कैसे होती है तेल की पिराई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बाइक को गोल गोल घुमाते देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बाइक के जरिए जो जुगाड़ किया गया है वो हैरान करने वाला है। तेल निकालने के लिए यूं तो घानी में बैलों का सालों से इस्तेमाल होता आया है, लेकिन बाड़मेर की सिंधड़ी चौराहे के पास बैलों की जगह बाइक का इस्तेमाल हो रहा है। बैलों की जगह बाइक के इस्तेमाल का यह जुगाड़ किया है उदाराम ने। उदाराम का कहना है कि वो भिलवाड़ा के रहने वाले हैं और वहां से बैलों को बाड़मेर लाना उनके लिए मुश्किल भरा था, इसलिए वो बैलों की जगह मोटरसाइकिल को घानी चलाने में लगा दिया है। खास बात यह है कि उदाराम के जुगाड़ में बाइक खुद व खुद चलती है और उसे चलाने के लिए किसी इंसान का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसे सोचा कि हमने दूसरा आइडिया तो लेना ही है, हम बाइक ऐसे सेट करके देखा चलती है कि नहीं चलती है। पुरानी गाड़ी को सेट किया, बाद में नई गाड़ी को सेट कर दिया, फिर चलने लगे तो हमारा काम भी सेट हो गया। और अब रांची के युवराज धोनी के टमाटर की बात करते हैं, जो इन दिनों बाजार तक पहुंच रहे हैं। दरअसल क्रिकेटर धोनी अपने फार्म हाउस की 3 एकड़ जमीन पर टमाटर की खेती कर रहे हैं। बेहतर क्वालिटी के टमाटर की खेती में धोनी के कृषि सलाहकार की बड़ी भूमिका है। क्रिकेट की पिच को बारीकी से परखने वाले माही यानी महेंद्र सिंह धोनी अब खेती की जमीन को भी बेहतर तरीके से परख रहे हैं। जी, रांची के सैम्बो स्थित धोनी का फार्म हाउस वैसे तो काफी चर्चित रहा है, लेकिन इस मौसम में किसी और वजह से धोनी के फार्म हाउस की चर्चा हो रही है, और वो है धोनी की खेती वाली तकनीक। माही के फार्म हाउस में 3 एकड़ जमीन में टमाटर की खेती की जा रही है, जो तैयार होकर अब रांची के बाजारों तक पहुंचने लगी है। लिहाजा न्यूज 18 की टीम जब धोनी के फार्म हाउस पहुंची तो नजारा हर तरफ टमाटर वाला ही दिखा। उच्च क्वालिटी के टमाटर की खेती कर धोनी इलाके के किसानों को प्रेरित करना चाहते हैं, और इसमें उनका साथ दे रहे हैं कृषि सलाहकार रोशन। यहाँ मेन पर्पस लगाने का है कि किसान कुछ सीखें। यहाँ काफी अच्छे वैरायटी देख रहे होंगे, काफी अच्छे उगे हुए भी देख रहे होंगे। किसान भी चाहते हैं कि ऐसा लगाएं, और ऊपर से धोनी भैया लगा रहे हैं तो उनके लिए एक प्रेरणादायक भी हो जाएंगे। कि टमाटर की कौन सी किस्म है? टमाटर की TO 1156 वैरायटी है। वैसे धोनी अपने अलग अंदाज के लिए ही जाने जाते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान से लेकर फार्मिंग और खेती से उनका ये जुड़ाव निश्चित तौर पर युवा किसानों को प्रेरित कर रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गुमला जिले में पर्यटन की अपार संभावना को देखते हुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए अभियंताओं की टीम को ऐसे जगहों का जायजा लेने का निर्देश दिया है, ताकि पर्यटन के साथ विकास की संभावना तलाशी जा सके। गुमला जिला, जहां प्रकृति की सुंदरता कूट-कूट कर भरी हुई है, लिहाजा जिला प्रशासन ने ऐसे स्थलों को स्पॉट कर उनकी खूबसूरती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्लान तैयार किया है। उपायुक्त खुद मामले पर गंभीरता दिखाते हुए टांगीनाथ, आंजन के साथ ही रायडी के हीरादाह और नागफेनी को विकसित करने के लिए इंजीनियर्स की टीम भी बनाई है, जो ऐसे जगहों का निरीक्षण करने में जुटे हैं। इसमें रेलिंग बनना जरूरी है, और इसको टूरिज्म के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को शेड एवं अन्य चीज़ों की सुविधा देने से एक अच्छा पर्यटन स्थल का निर्माण यहाँ हो सके। ये तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का सीनरीज जी। एक नेचुरल, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ में डैम। जिले में कई ऐसी जगहें हैं जहां सालों भर पर्यटक आते हैं और यहाँ की पहाड़ों के बीच से नदी के बहाव को देखकर आनंदित होते हैं। हालांकि पहले से अपेक्षित रहे इन जगहों को लेकर प्रशासन की पहल से स्थानीय लोग उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, ऐसा प्राकृतिक माहौल पूरे झारखंड में नहीं है, लेकिन इसको पर्यटन के रूप में बढ़ावा नहीं मिलने के कारण ये उपेक्षित है। सही से विकास किया जाए तो ये
सरकार के लिए एक रेवेन्यू का भी जरिया बन सकता है और लोगों का मनोरंजन का साधन भी बन सकता है। झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने केवल राज्य के खनिज संपदा को ही राजस्व का साधन समझा है। ऐसे में जिला प्रशासन की इस पहल को पर्यटन के साथ ही प्राकृतिक संसाधन के विकास के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सुशील कुमार, न्यूज़ 18, गुमला। और आइए अब आपको मां हथनी की ममता से रूबरू करवाते हैं। बात असम की है, जहां एक हथनी और उसका बच्चा पानी से भरे गड्ढे में फंस गए और जिंदगी के लिए जद्दोजहद करने लगे। मां को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी। फिर क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। तस्वीरें असम के गोलपाड़ा जिले की है, जहां एक हथनी अपने बच्चे के साथ पानी से भरे गड्ढे में गिरी हुई है और अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। देखिए कैसे ये हथनी पानी से भरे गड्ढे से बार बार निकलने की कोशिशें कर रही है और अपने सूंड से किनारे को टटोल रही है। इस गड्ढे से निकलने की कोशिशों के दौरान हथनी का ध्यान लगातार अपने बच्चे पर भी है और हथनी का ये बच्चा भी थकने के बावजूद हिम्मत नहीं हार रहा है और अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। दरअसल इस गड्ढे को धान की खेत सिंचाई के लिए खोदा गया था, जिसमें पानी तलाशते हुए हथनी और उसका बच्चा उतर गए और फंस गए। हालांकि बच्चा समेत हथनी के फंसे होने की खबर जब गांव वालों को लगी तो उन्होंने फौरन ही इसके बारे में वन विभाग को बताया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हथनी और उसके बच्चे को सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात निवार तूफान की। इस तूफान ने रात भर तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों को डरा कर रखा। वहां निवार अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन अब भी प्रभावित इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। चेन्नई से आई सुबह की इस तस्वीर को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीती रात निवार तूफान ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों की धड़कनें कितनी बढ़ाई होंगी। सुबह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और तेज हवाओं से लोगों के दिल धड़कने लग जा रहे हैं। बीती रात भी जब निवार समुद्र तट से टकराया तो तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। ये अलग बात है कि निवार से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस तूफान ने लोगों के जनजीवन तो अस्त व्यस्त कर ही दिया। जगह जगह निवार की वजह से पेड़ उखड़कर सड़कों पर जा गिरे, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और कच्चे मकानों में रहने वालों के आशियाने तक उजड़ गए। बीती रात निवार की वजह से 100 से 150 की रफ्तार में हवाएं चली और भारी बारिश हुई थी। हालांकि आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ निवार आगे निकल चुका है, लेकिन प्रभावित इलाकों में अभी भी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि अब तूफान कमजोर पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फुटबॉल की दुनिया के बादशाह डिएगो माराडोना अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार होने के चलते बुधवार को अर्जेंटीना के अपने घर पर उन्होंने आखिरी सांस ली। डिएगो के निधन से पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों में शोक की लहर दिखी जा रही है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। इसी महीने की शुरुआत में दिमाग में क्लॉटिंग के बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। साथ ही ये उनका अल्कोहल डिपेंडेंसी के लिए भी इलाज होने वाला था। मैराडोना 1982 में विश्व कप फुटबॉल से चर्चा में आए थे। वे विश्व कप स्पेन में खेला गया था और 21 साल के मैराडोना उस वक्त स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे। इसके बाद 1986 में जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता तब माराडोना उस टीम के कैप्टन थे। वो बार्सिलोना और नापोली जैसे नामी फुटबॉल क्लबों के लिए भी खेले। माराडोना ने 451 मैचों में कुल 259 गोल दागे थे।
इतना ही नहीं, एक सर्वेक्षण में उन्होंने पेले को पीछे छोड़ 20वीं सदी के सबसे महान फुटबॉलर होने का गौरव अपने नाम कर लिया था। साथ ही उन्होंने 4 विश्व कप में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिभा अपनी पहचान खुद बनाती है, संसाधन की मोहताज नहीं होती और इस बात को बखूबी साबित किया है भोपाल के महाराणा प्रताप नगर के रहने वाले अनमोल ने, जिन्होंने मुफलिसी को मात देकर आईआईटी में कामयाबी का परचम लहराया है। तो क्या हुआ कि सिर पे मजबूत छत नहीं है, इरादे इतने मजबूत हैं कि घर के लाडले ने बुलंदियों के आसमान को ही करीब ले आया है। इसे मकान समझिए या फिर दुकान, संपत्ति के नाम पर जो भी है वो बस यही है। यहीं से कमाई होती है, यहीं पर गुजारा होता है और गुर्बत के इसी संघर्ष के बीच इस घर के लाडले ने जमाने को दिखा दिया है कि हौसले में दम हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।